नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी और आने वाले दिनों में ध्यान रखिएगा 6 to 12 क्लास तक की एनसीईआरटी कंप्लीट पूरी तरीके से। कोई समरी यहाँ पे नहीं कराई जाएगी, पूरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरे विश्लेषण तथ्यों के साथ इसको कंप्लीट किया जाएगा, जिससे कि आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो गया, चाहे मेंस एग्ज़ाम हो गया, चाहे आप 6 से लेकर 12 तक की भले तैयारी क्यों ना कर रहे हो, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव प्रश्न भी कर पाएँ और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कर पाएँ। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं 6 क्लास की एनसीईआरटी। जिस सब्जेक्ट का नाम होगा यहाँ पे हिस्ट्री, सोशल साइंस के अंतर्गत इस सब्जेक्ट को 6th क्लास में रखा गया है। और हिस्ट्री में आज शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सिलेबस क्या क्या है, आने वाले दिनों में कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक हम लोगों को करना होगा। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे 6th क्लास का जो हिस्ट्री का जो संबंध है, बिल्कुल शुरुआत से अगर हम लोग कहें एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे प्राचीन भारत बोला जाता है, उसी से इसका पूरा का पूरा एक एक टॉपिक उसी से संबंधित है। पहला ही टॉपिक दिया है क्या, कब, कहाँ और कैसे। हिस्ट्री पढ़ने का इससे बेहतर विकल्प कुछ हो ही नहीं सकता है। और सिर्फ हिस्ट्री नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट को आप स्टडी करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए इस तरह के प्रश्न आपके अंदर आना चाहिए। क्या है ये, कब हुआ, कहाँ हुआ, किस तरीके से हुआ। अगर इन सारे तथ्यों के आधार पे अगर आप स्टडी करते हैं तो यकीन मानिए कि अभी से आप लोगों के अंदर एक जो मानसिक चेतना का ज़बरदस्त तरीके से संचार हो जाएगा। और आने वाले दिनों में जब आप इसी को पैटर्न बना के चलेंगे तो यकीन मानिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा, चाहे वो प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, यहाँ तक कि इंटरव्यू तक आप लोगों को ज़बरदस्त गाइड मिलते जाएगा। तो इसका संबंध अगर मैं बोलूँ एक लाइन में तो पाषाण काल से, जो पत्थर का जो युग है, पैलियोलिथिक एज है, उसी से इस टॉपिक का संबंध है, जो पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा है यहाँ पे आकेटक, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। अब यहाँ पे आदि मानव जो है किस तरीके से धीरे धीरे एक खाद्य संग्रहणकर्ता के रूप में धीरे धीरे भोजन उत्पादन करता बन गया, कृषि कार्य करने लगा, इस टॉपिक में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और तीसरा है यहाँ पे आरंभिक नगर, क्योंकि इन्हीं दोनों का जो विकसित सभ्यता के रूप में हमें इस आरंभिक नगर में अर्थात उस हड़प्पाई काल में दिखाई देता है, जो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके तत्पश्चात क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। यहाँ तक आते आते बहुत सारे आप लोगों को पता ही होगा, वेद, 4 वेद हैं। इसके साथ साथ संविधान जो पद्धति था, किस प्रकार से पहले जब लोग मरते थे तो किस प्रकार उनको दफनाया जाता था, क्या संविधान पद्धति था, उत्तर भारत में क्या था, दक्षिण भारत में क्या था, इन सारे चीज़ों को इस हम 4th टॉपिक में देखेंगे। 5वां चीज़ है यहाँ पे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अब यहीं से धीरे धीरे एक शासक की अवधारणा आती है, महाजनपद, धीरे धीरे एक बड़े साम्राज्य की अवधारणा आती है, और उसमें मगध महाजनपद, मौर्य साम्राज्य, इस प्रकार से शासन सत्ता का यहाँ पे पुनः निर्माण होता है, जो एक बहुत व्यापक स्तर पे सारे चीज़ों को, चाहे आर्थिक चीज़ हो, सामाजिक चीज़ हो, राजनीतिक चीज़ हो, सबको प्रभावित करता है। इसी के समकालीन होता है यहाँ पे नए प्रश्न, नए विचार। इसका संबंध देखा जाए तो 2 धर्मों से है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के पहले यहाँ पे वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आप पाएंगे कि ब्राह्मण धर्म उस समाज में आ चुका था। और ब्राह्मण धर्म उस समय धार्मिक कर्मकांड आडंबर से युक्त हो चुका था। तो अब उसके कंप्यूटर के तौर पे देखेंगे तो यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का यहाँ पे पूरी तरीके से आगमन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग दिया। यहाँ पे हम लोग बेसिकली अशोक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, कि वो किस साम्राज्य से बिलोंग करता था, उसने किस प्रकार से कलिंग युद्ध के माध्यम से, कलिंग युद्ध तो भले वो जीत गया, लेकिन आने वाले दिनों में उसने पूरी तरीके से युद्ध का त्याग कर दिया, अपने बेहतर समाज को, अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए एक अच्छे प्रशासनिक नीति के माध्यम से किस प्रकार उसने धर्म को अपनाया। इन सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे 7th टॉपिक में। 8वां टॉपिक है यहाँ पे खुशहाली गांव और समृद्ध नगर।
यहीं से अब धीरे धीरे एक परंपरा की शुरुआत होती है। यहाँ पे खुशहाल गांव और समृद्ध नहर का संबंध, ठीक है, जो शहर का संबंध है, बिल्कुल उस कृषि अर्थव्यवस्था से है, उस व्यापारिक क्षेत्र से है, जहाँ पे अब धीरे धीरे लोग मैच्योर हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं और करने का प्रयास करते हैं। 9th टॉपिक है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे व्यापार होता है, कुछ शासकों की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और कुछ धार्मिक स्थल, ठीक है, तीर्थयात्री के रूप में, जैसे कि धार्मिक स्थल के साथ साथ यहाँ पे, ठीक है, चीनी यात्री आएगा, यूनानी यात्री आएगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तीर्थ यात्रियों को भी देखने का प्रयास करेंगे। 10वां टॉपिक है यहाँ पे नए साम्राज्य और राज्य के स्तर पे। अब यहाँ पे देखिए नए साम्राज्य और राज्य के स्तर की जो बात की जा रही है, बिल्कुल यहाँ पे दक्षिण भारत से आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं और उसके तत्पश्चात पूरा के पूरे, ठीक है, जो दक्कन के क्षेत्रों पे यहाँ पे मौर्योत्तर काल हो गया, ठीक है, उसके साथ गुप्त काल हो गया, सारे के सारे चीज़ यहाँ पे एक साथ समाहित हो जाएंगे, जो कि आप लोगों को टॉपिक में जब पढ़ाऊँगा तो बेहतर समझ में आएगा। उसके बाद इमारतें, चित्र तथा किताबें। इस टॉपिक पे लगभग पूरा का पूरा प्राचीन भारत के अंतर्गत जो भी यहाँ पे कला, स्थापत्य, ठीक है, साहित्य, जो भी इमारत बना है, कौन से शैली से बना है, ठीक है, किस प्रकार का चित्र बना है, कौन कौन सी किताबों को लिखा गया है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस 11th टॉपिक में जानने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है इतना से आप लोगों को सिलेबस कम से कम, ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि आने वाले दिनों में हमें करना क्या है। तो चलिए यहाँ पे पहला ही टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यहाँ पे देखिए एक रसीदा नाम की लड़की है, जनरली एक लड़की है, ठीक है, आंगन में बैठी हुई है, डेली का डेली जिस तरीके से न्यूज़पेपर आता है उस न्यूज़पेपर को ये अध्ययन कर रही है और देख रही है कि घटनाओं को देख रही है, कल क्या हुआ, ठीक है, 2-4 दिन पहले क्या हुआ, 1 महीने पहले क्या हुआ। फिर अचानक उसके दिमाग में आता है कि अभी तो हाल फिलहाल की घटनाओं को हम पेपर के माध्यम से जान ले रहे हैं। न्यूज़पेपर डेली डेली आ रहा है, टीवी चैनल है, लेकिन पहले उस समय न्यूज़पेपर नहीं था, ठीक है, चैनल नहीं हुआ करता था, तो फिर कैसे लोग इन सारी बातों को मेमोराइज करते थे, समराइज करते थे। इन्हीं सारे चीज़ों का हमें इस टॉपिक पे जवाब खोजना है। कहा जा रहा है यहाँ पे कैसे पता लगाएं, यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि कुछ दिनों की पहले की घटनाओं को, अर्थात जब से टेक्नोलॉजी का यहाँ पे डेवलप हो गया, रेडियो आ गया, टीवी आ गया, बहुत सारे जब संचार के साधन आ गए, तो हमारे लिए देश विदेश, राज्य, जिला की खबरों को हमारे पास आना बेहद आसान हो गया। लेकिन सोचिए जब ये सब चीज़ नहीं होगा तो फिर खबरें कैसे पहुंचती होगी, कैसे पता लगाएंगे। इन्हीं सारी बातों को यहाँ पे, ठीक है, बोलने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद है यहाँ पे कह रहा है कि अतीत के बारे में हम जान सकते हैं, क्योंकि लोग उस समय किस प्रकार से जीवन यापन करते थे, किस प्रकार से कृषि करते थे, किस प्रकार व्यापारी करते थे, शिल्पकार थे जो छोटे छोटे बढ़ई के रूप में, लोहार के रूप में, आभूषणकर्ता के रूप में, संगीतकार के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में, जो भी यहाँ पे वे लोग थे, उनके जीवन यापन क्या था, किस प्रकार उनकी, ठीक है, जीवन का अंग था, जीवन प्रणाली क्या था, ये सारे चीज़, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। चौथा यहाँ पे नेक्स्ट है, ठीक है, चौथा हेडलाइन है लोग यहाँ पे कहाँ रहते थे। अब यहाँ पे देखिए जो पुरानी जो सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो पाषाण काल की जो बात है यहाँ पे, ठीक है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों पे, खासकर जहाँ पे वन वगैरह स्थित था, वहाँ पे देखेंगे तो जो भी आदि मानव के जो साक्ष्य हैं वहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ज्यों ज्यों आदि मानव ने पालतू पशुओं को पशु बनाना शुरू कर दिया, कृषि के लिए, ठीक है, खेती करना जब सीख गया, तो भाई खेती के लिए अब हमें सिंचित प्रदेशों की ज़रूरत है, इसीलिए वे लोग नदी घाटियों में बसना शुरू कर दिए। जैसे कि यहाँ पे नर्मदा ताप्ती का क्षेत्र था, सिंधु घाटी का इधर क्षेत्र है, पूरा सिंधु का प्रवाह क्षेत्र है इधर, ठीक है, गंगा का प्रवाह क्षेत्र है, इधर ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा गोदावरी नदी, यहाँ पे कृष्णा नदी, नीचे कावेरी नदी, इधर महानदी। ये सारा नदियों का जो क्रम है आगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज में सारा दिया हुआ है। अब इन्हीं जगहों पे जहाँ जहाँ नदियों का अपवाह क्षेत्र है, अपवाह उस क्षेत्र को बोला जाता है जो कि, ठीक है, नदियाँ की जो धारा
जहाँ जहाँ से बहती है पूरा का पूरा वो अपवाह क्षेत्र होता है, ड्रेनेज सिस्टम जिसे बोला जाता है। यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि लाखों वर्ष पहले जब आदि मानव शिकारी थे तो लोग जंगलों में रहते थे, एक संग्रहणकर्ता के रूप में थे। जो भी उनको ठीक है जानवर मिल गया उसको मार के खा जाते थे, या फिर बहुत अधिक जब होता था उसकी मात्रा तो उसको रख लेते थे 2 दिन 4 दिन, ठीक है, क्योंकि फ्रिज तो था नहीं उस समय, तो लोग बहुत लंबे समय तक उसको ठीक है रख नहीं सकते थे, पुनः दोबारा शिकार करते थे। लेकिन धीरे धीरे देखिए वो जो लाइफ था बिल्कुल अस्थायी था, अस्थायी नहीं था वो लाइफ। धीरे धीरे अब लाइफ अस्थायित्व की तरफ बढ़ने लगा। जंगलों में कुछ पेड़ पौधे मिल गए, जौ वगैरह मिल गए, ठीक है। उसके तत्पश्चात कृषि की यहाँ पे शुरुआत होने लगी। अब कृषि की शुरुआत होने लगी तो जो भी नदी घाटी था, नदियों के किनारे लोग यहाँ पे बसने लगे। इन्हीं सारी बातों को यहाँ पे बताया जा रहा है। पहला है यहाँ पे नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी को मैंने इंडिकेट कर दिया, ये यहीं पे है, ठीक है। विंध्यान और जो सतपुड़ा रेंज है इसी के ठीक है बीच से यहाँ पे निकली हुई है नर्मदा नदी। इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सुलेमान है, बिल्कुल ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाका है। किरथर की पहाड़ियाँ ये भी सीमावर्ती पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का सीमावर्ती इलाका है। इसके अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तर पूर्व में गारो, मध्य प्रदेश में ठीक है, मध्य भारत में बिंद की पहाड़ियाँ, बीच में ये बिंद है, देखिए यहीं से नर्मदा नदी निकली हुई है। इसके अलावा इधर गारो, खांसी, जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा इधर अराकान, ठीक है, अराकाम, योमा की पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारे, ठीक है। इधर पटकाई बूम वगैरह जो कि यहाँ पे दिया नहीं है। तो कहने का यहाँ मतलब क्या है इन सारी बातों का कि देखिए जो भी यहाँ पे बातें की जा रही है, नदियों के किनारे जो भी क्षेत्र था उन्हीं जगहों को यहाँ पे सिलेक्टेड किया गया है, क्योंकि जो भी आदि मानव थे उस समय इन्हीं सारे क्षेत्रों में रहते थे और धीरे 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 ठीक है वे निकल के मैदानी भागों में आने लगे और कृषि कार्य करने लगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे सिंधु नदी, यहाँ पे एक बार मैं आप लोग को रिवीजन करवा ही दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंधु नदी इसी तिब्बत के आसपास, ठीक है, कैलाश पर्वत के आसपास चिमायुडुंग नामक एक लेक है, उसी लेक से निकलती है, जो कि अधिकतर देखिए इसका लगभग ठीक है 70% से अधिक अपवाह क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि 5 सहायक नदियां आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी। इसी सतलुज नदी पे हीराकुंड डैम भी बनाया गया है। अब इधर से देखिए कुछ नदियाँ मिल के आ रही है अफगानिस्तान के क्षेत्रों की तरफ से, हिंदुकुश पहाड़ियों की तरफ से आ रही है, काबुल नदी है, ठीक है। इसके अलावा और भी सारी नदियाँ हैं, यहाँ पे उसका मेंशन नहीं किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए हिमालय नदी भी है, ठीक है, हिमालय नदी, अलकनंदा, ठीक है, यहाँ पे सब मिल के ठीक है, अलकनंदा है, भागीरथी नदी है, दोनों मिल के गंगा नदी का निर्माण करती है। और पूरा देखिए नीचे आके उत्तर प्रदेश के नीचे तराई क्षेत्रों से होते धीरे धीरे इधर ढलान होते जाता है, और ढलान मंद ढाल की तरफ आते 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 इधर पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा मैदानी इलाका बिहार को पूरे 2 भागों में बांट देती है। उसी तरीके से यहाँ पे पश्चिम बंगाल को भी 2 भागों में बांटते हुए कुछ भाग इसका पश्चिम बंगाल में गिर जाती है और कुछ भाग सीधे ठीक है बांग्लादेश में जाके इंटर कर जाती हैं। तो बहुत बड़ा यह अपवाह क्षेत्र है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इन सारे सहायक नदियों की हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यहाँ से यमुना नदी है, यहीं पे आके इलाहाबाद में, जिसे अब नामकरण करके प्रयागराज कर दिया गया है, यहीं आके प्रयाग बनाता है, संगम बनाता है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं और भी सारी नदियाँ हैं। यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, जैसे यहाँ पे चंबल नदी है, यहाँ से सोन नदी है। यही सोन जो नदी है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखिए जस्ट पटना के पहले जाके मिलती है, और ये जो क्षेत्र होता है पूरा यहीं पे उस समय बिहार में भारत का गौरवान्वित करने वाला क्षण, या पूरे भारत की एक नींव डालने वाला क्षण जो होता है, जिसको हम लोग जानते हैं मगध साम्राज्य, यहीं पे मगध साम्राज्य का उदय होता है। पूरी की पूरी यहाँ पे नदी घाटी सभ्यता के रूप में ही मौजूद होता है, जहाँ पे कृषि कार्य बहुतायत रूप में किया जाता था। नीचे आप देखिए इधर ब्रह्मपुत्र नदी है, पूरी की पूरी यहाँ पे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से निकलती है कैलाश पर्वत से, यहाँ पे इसका नाम सांगपो जाना जाता है। फिर उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश में इधर सिंटेक्सियल बैंड होते हुए बहुत बड़े महाखंड का निर्माण करते हुए नीचे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश होते
असम को दो भागों में बांटते हुए आके यह गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिल जाएगी, ठीक है। फिर ये आके ये जो बांग्लादेश का जो, ठीक है, जो क्षेत्र है यहाँ पे आके डेल्टाई क्षेत्र बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाएगी। उसके अलावा बीच में कुछ और नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी नदी है यहाँ पे, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक के क्षेत्रों से निकलते हुए। उसी तरीके से यहाँ पे कृष्णा नदी है, कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे कि तुंगभद्रा नदी, पेन्नार नदी है, कावेरी नदी है, जिसको आए दिन आप लोगों ने न्यूज़ में, ठीक है, सुना भी होगा। कावेरी नदी को लेके हमेशा कर्नाटक और तमिलनाडु में एक युद्ध की स्थिति बनी रहती है, तनाव की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब इस चीज़ों को मैंने यहाँ पे बता दिया। अब देखिए, इन्हीं नदियों के किनारे जो भी शुरुआती में जो मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है, देखिए लगभग कहा जा रहा है कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर यहाँ पे फले फूले बसते चले गए, और आगे चल के कहा जा रहा है कि इसकी सहायक नदियों के किनारे भी लोग वहाँ पे जाते गए और धीरे धीरे वहाँ पे भी डेवलपमेंट होते गया, लगभग 2500 वर्ष पहले। नेक्स्ट यहाँ पे गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। देखिए, सोन की बात यहाँ पे आ गई, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही चर्चा कर लिया। इसी के अपवाह क्षेत्र में, ठीक है, गंगा और सोन नदी के बीच के अपवाह क्षेत्र में बिहार में मगध साम्राज्य का यहीं पे उदय हुआ, जिससे कि, ठीक है, पूरी तरीके से मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। और सिर्फ मौर्य साम्राज्य की नींव नहीं पड़ी, बल्कि वो अशोक, आप लोगों को याद होगा, ठीक है, अशोक जो एक अखंड भारत का निर्माण करता है, ठीक है, एक बहुत बड़े क्षेत्र में इसी पाटलिपुत्रा से वो संचालित होता था। इसके अलावा यहाँ पे कहा रहा है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक, ठीक है, हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोग जाते थे, ठीक है। भारत के अगर भौगोलिक क्षेत्र को देखें तो इधर देखिए उत्तर पश्चिम भाग में पूरा का पूरा ये, ठीक है, हिमालय पर्वत खड़ा है। हिमालय को, ठीक है, बाप का दर्जा दिया जाता है भारत के लिए। आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि यह मानसून पवनों को आगे जाने नहीं देता है। उधर से जब आएगी साइबेरियन हवाएं तो ये इसको हिमालय पर्वत आने नहीं देगी, वरना भारत बर्फ़ के, ठीक है, मतलब ठंडे प्रदेशों में जम जाता पूरी तरीके से, भारत कड़ाके की ठंडी से घिर जाता। उसी तरीके से मानसून जब यहाँ से, ठीक है, इंटर करती है तो फिर हिमालय पर्वत के किनारे होते हुए पूरे इसको रगड़ते हुए सीधे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तक वर्षा भी कराती है। इसके अलावा इधर हम लोग बात करें तो देखिए पामीर की ग्रंथि है ऊपर, ठीक है, संसार का छत जिसे वो बोला जाता है। उसके अलावा फिर से इधर पूरा पहाड़ है, इधर रेगिस्तान वाला इलाका है, ठीक है, इधर भी पहाड़ी वाला इलाका है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पे 3 क्षेत्रों से घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग प्रायद्वीप बोल देते हैं, पेनिनसुला बोल देते हैं। तो ये क्षेत्र पूरा का पूरा देखिए 3 तरफ से जो घिरा हुआ है इसको प्रायद्वीप भी बोला जाता है। तो पूरा का पूरा यही एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जो भी यहाँ पे यात्री आए, अधिकतर जो यात्री आए यहाँ पे बिल्कुल इसी उत्तर पश्चिम से होते हुए आए, क्योंकि हिमालय पर्वत को उस समय पार करना आसान तो था नहीं, आ भी नहीं सकते थे इधर से। तो जो भी आए लोग उत्तर पश्चिम से होते हुए आए या फिर नदी मार्ग से, खासकर अरब सागर को लोग पार करके भारत में आए, खासकर भारत के इन पश्चिमी तटों पे आए। तो लोग जाते क्यों थे, यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है। जाने का कारण एक ही था, काम की तलाश में, ठीक है, काम की तलाश में लोग आए गए। इसके अलावा जब मुस्लिम धर्म का उदय हो गया, क्रिश्चियन धर्म का उदय हो गया, तो लोग अपने, ठीक है, धर्म का जो प्रचार प्रसार करने के लिए आए। जैसे कि मुस्लिम लोग भी आए यहाँ पे, ठीक है। इधर जो अरब का क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, सपोज करिए कि अरब का क्षेत्र है, यहाँ से लोग बहुत सारे उस समय, ठीक है, आक्रमणकारी भी आए, धर्मांतरण के लिए भी यहाँ पे आए। और जब धीरे धीरे जब अंग्रेज जब भारत में आए तो उनका भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना, बढ़ावा देना। तो वो सब बातों को यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। देखिए, पहले भी यात्रा करने का मोटिव यही था कि भाई हम व्यापार करें। व्यापार हमेशा देखिए इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है, क्योंकि कोई भी देश इतना सक्षम नहीं है कि वर्तमान समय में अपनी आवश्यकताओं को वो खुद पूरा कर ले, चाहे वो कोई भी संसाधन की दृष्टि से हो या चाहे वो कृषि के दृष्टिकोण से हो। अब देखिए ठंडे प्रदेशों में ले लीजिए, यूरोप वगैरह में ले लीजिए,
तो अगर वहाँ पे अगर गर्म प्रदेशों से अनाज नहीं जाए तो फिर वहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन उनके पास काफ़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। अब यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है, मुद्रा विनिमय प्रणाली का, कि भाई हम तुम्हें अनाज दो, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देंगे। यही हाल अमेरिका के साथ होता है। अमेरिका तो खैर यहाँ पे सक्षम देश है, उसके पास कृषि भी पर्याप्त है, ठीक है, मिनरल रिसोर्स भी पर्याप्त है, टेक्नोलॉजी भी पर्याप्त है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सारे की सारी जो चीज़ें अमेरिका को ज़रूरत है वहाँ पे उत्पादन हो ही जाता है। उसको भी रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, जो कि उससे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, आयात निर्यात करना पड़ेगा। तो देखिए आज भी ये सब जो बातें की जा रही है कि पहले और आज में कोई अंतर नहीं रह गया। पहले भी लोग इन्हीं कारणों से लोग आवागमन करते थे, आज भी इन्हीं कारणों से करते हैं। बस अंतर समय का है, अंतर टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। इसी के वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी लोग यहाँ पे देखिए आए गए उस समय, ठीक है, भारत के जो भी सीमावर्ती जो इलाका है, देखिए इस साइड है, ठीक है, हिमालय प्रहरी का काम करता है इधर, ठीक है, इधर से ही लोग आना जाना यहाँ पे तय था। यहाँ पे, ठीक है, भारत की प्राकृतिक विशेषताओं को यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से आएंगे, ठीक है, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल से, तो इनको बहुत बड़ा समुद्र पार करना था, ठीक है, पार करना पड़ता था, जो भी यहाँ पे विदेशी लोग आते थे। कह रहा कि कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में दूसरे को विचार, ठीक है, दूसरे के विचारों को अपनाते रहें। अब इसको मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज़ करिए कि अगर आप वर्तमान में इंडिया में रहते हैं, ठीक है, अगर कुछ समय के लिए आप अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, ठीक है, तो वहाँ जाने के बाद एक अलग तरीके के कल्चर में जब आप समावेश करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। भोजन किस तरह बनाते हैं, किस तरह खाते हैं, क्या उनका मनपसंद भोजन है, क्या पहनावा है। कहने का मतलब कि कल्चरल एक्टिविटी वहाँ कुछ और है, भारत में आएंगे तो कुछ और है। लेकिन जब वहाँ आप जाएंगे तो आपसे वहाँ के लोग भी कुछ सीख लेंगे और वहाँ के लोगों से आप भी कुछ सीख लेंगे। इससे क्या होता है कि विचारों का सिंक्रोनाइजेशन होता है, आदान प्रदान होता है, जिसके वजह से, ठीक है, जो समाज है, पूरा एक देश है, पूरा विश्व है, ठीक है, वैश्वीकरण, ठीक है, पूरा देश एक परिवार होते जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आते जाता है। इसके बाद कर रहा है देश का नाम, कि हमारे जो भारत का नाम सिर्फ, ठीक है, भारत ही क्यों पड़ा, ठीक है, भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। तो ध्यान रखिएगा भारत में सबसे पहले जो लोग आए ईरानी लोग आए, ईरानी के बाद, ठीक है, यूनानी भी आए। और यूनानी में उस समय आप लोगों को पता होगा कि लगभग ईसा पूर्व लगभग दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास सिकंदर आया। और जब सिकंदर आया तो यहीं जो सिंधु नदी था, ठीक है, खैबर दर्रा पार करते हुए, ध्यान रखिएगा, खैबर दर्रा पार करते हुए इधर अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों में हिंदुकुश की पहाड़ियों को पार कर लिया। लेकिन सिंधु नदी के किनारे आके यहाँ पे, ठीक है, रुक गया। यहीं जो एरिया था इधर सिंधु नदी के किनारे, इधर सप्त सिंधु जो भी यहाँ पे नदियाँ थी, सतलज थी, ब्यास थी, रवि थी, झेलम थी, चेनाब थी, इन नदियों के किनारे वो आके यहाँ पे रुक गया, ठीक है। अब इस सिंधु नदी का जो अपवाह क्षेत्र इतना बड़ा था, काफ़ी एक बड़े नदी के, ठीक है, आज भी है, उस समय भी था। तो इस सिंधु नदी को यूनानियों के द्वारा उनका उच्चारण स्पष्ट नहीं हो पाता था और इसके वजह से, ठीक है, उस सिंधु नदी का जो नाम देखिए इंडस बोलते थे, यहाँ पे दिया है हिंदस है, इंडस है, इंदोस भी बोला गया। इसी हिंदोस और इंदोस की वजह से भारत का नाम को, ठीक है, इंडिया यहाँ पे रखा गया। अब ठीक है, उम्मीद है इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, ठीक है। भरत जो कबीला होता था, ठीक है, भरत आप लोगों को याद होगा, ठीक है, भरत काफ़ी एक, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ राजा के रूप में जाने जाते हैं। उन्हीं के नाम से भारत भी रखा गया। ऋग्वेद में उसकी, ठीक है, चर्चा मिलती है। कह रहा है कि अतीत के बारे में कैसे जाने, जैसे कि मैंने आप लोगों से चर्चा किया था, कभी वर्तमान समय में इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना डिजिटलाइजेशन का, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, संचार के साधन है, तो लंबे समय तक इन सूचनाओं को हम स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी हमारी जान पाएगी। लेकिन अभी, ठीक है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, भारत में मानव सभ्यता का विकास हुआ, उस समय आपको जान के बड़ी अतिशयोक्ति होगी कि लिपि यहाँ पे कई जगह मिलेगा नहीं, चित्रकारी कई जगह मिलेगा, कई जगह लिपि मिला है उससे पढ़ा नहीं गया है।
तो फिर इतनी पुरानी सभ्यता को जानने के लिए हमें कुछ न कुछ स्रोतों की ज़रूरत होगी, और वो स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत। ध्यान रखिएगा, पुरातात्विक स्रोत, पुराना जो भी स्रोत है कि पहले का मकान मिल गया, मृद भांड मिल गया, ठीक है, इसके अलावा शिल्प कर्म, ठीक है, छोटे छोटे जो खिलौने के रूप में समझ सकते हैं, जैसे कि वर्तमान में हम लोग जिस प्रकार, ठीक है, उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उसी के आधार पे हम उन पुरातात्विक साक्ष्यों को आधार मान के हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि उस समय लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते थे। तो यहाँ पे दिया है कुछ एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि पांडुलिपि का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, वृक्ष के, ठीक है, जो खासकर ताड़ के जो जो पत्ता होते थे उसको सिखा के उसी में, ठीक है, राइटिंग किया जाता था, लिखा जाता था। देखिए यहीं पे ताड़ का पत्र है। अब समस्या क्या है कि ताड़ का पत्र है तो पौधा ही, ठीक है, अगर उसकी एक पत्ता है तो लंबे समय तक तो रहेगा नहीं। तो लोग क्या करते थे, ताड़ के पत्तों को, ठीक है, वृक्ष की छालों से, उसके पत्तों से बना लेते थे, और उसमें जो भी राइटिंग स्किल जो होता था, उनकी जो भी लिपि होती थी, वो इस प्रकार से लिख देते थे। लेकिन इस लंबे समय तक नहीं रह सकता है, ध्यान रखिएगा, ये सड़ गल जाएगा, टूट फूट जाएगा। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो कुछ कुछ यहाँ पे मिल गया है, क्योंकि जिनको संरक्षित करके मंदिर में, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान जिसे बिहार बोला जाता है, वहाँ पे जिसको रखा गया वो आज भी सुरक्षित है, लेकिन उसमें, ठीक है, बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा, ठीक है, खा भी गया है। तो इसको जो अध्ययन करने वाले जो लोग हैं, इसको बोला जाता है मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, नाम देखिए मेन्यू, ठीक है, मेन्यू आप लोग फ़ोन वगैरह चलाते होंगे, मेन्यू लैटिन शब्द मेन्यू जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्र था हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, बनाया गया है। ऐसे ऐसे ताड़पत्रों को देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक जगह इसे इकट्ठा करके रख लिया जाता था, जैसे कि आज बाइंडिंग होता है, स्पाइरल बाइंडिंग वगैरह, वैसे ही यहाँ पे कर लिया जाता था। देखिए यहाँ पे छोटा सा एक छेद भी है। यहाँ पे वही सारी बातों को मैंने बताया, ठीक है, बहुत सारे जो धार्मिक जगहों वगैरह पे इस सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। कह रहा है कि हम संस्कृत का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया गया है। ऐसे चीज़ों को हम लोग अभिलेख बोलते हैं। अभिलेख देखिए किसी मजबूत पत्थर हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ऐसे जगहों पे उत्कीर्ण करवाना है जो कि लंबे समय तक चल जाए। जैसे कि आप लोग देखे होंगे गांव वगैरह में, शहरों वगैरह में, कि जब शिलान्यास होता है, ठीक है, तो पत्थर की आकृति को उसमें पेंट नहीं होता है कि हमने पेंट से लिखवा दिया ऐसा ऐसा, उसमें बाकायदा, ठीक है, उत्कीर्ण करवाया जाता है कि फलाना फलाना नाम से ये चीज़ बनाया जा रहा है, ठीक है, जो भी यहाँ पे XYZ उनके नाम से बनवाया जाता है, जिसके द्वारा भी, ठीक है, इसका उद्घाटन करवाया जाता है। तो क्यों ऐसा करवाया जाता है? ताकि वो लंबे समय तक आने वाली पीढ़ी भी उसको देख सके। तो यही हुआ है कि जो भी देखिए पत्थरों में उत्कीर्ण किया हुआ चीज़ आज हम जब पुरातात्विक स्रोत के रूप में उसको पाते हैं, ठीक है, कई जगह उत्खनन हुआ है, उत्खनन के माध्यम से मिल जाता है। या फिर जो अशोक का अभिलेख है, और खासकर अशोक, ठीक है, स्तंभ के रूप में खड़ा है, जैसे सारनाथ स्तंभ का नाम आपने सुना होगा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा, ठीक है, उत्कीर्ण हुआ है, ठीक है, बहुत, ठीक है, मैंने क्या बोलते हैं उसको, उत्कीर्ण यहाँ पे, ठीक है, लिखवाया गया है बहुत सारा चीज़। अब उन सारे चीज़ों को अलग अलग भाषाओं में लिखवाया गया है। आगे हम लोग जानेंगे कि एक ब्राह्मी लिपि थी, उस लिपि को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ लिया गया। तो पढ़ने के बाद कम से कम एक कंक्लूजन निकाल लिया जाएगा कि इसमें क्या लिखा गया है, किस शासक ने लिखवाया है, ठीक है, उसके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पे बताने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जो भी कुछ अन्य प्रकार के भी अभिलेख मिले हैं, जिनमें राजा रानियों सहित अपने, ठीक है, अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें दी हुई हैं कि इसके बारे में बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के जो कंधार का क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है, ये सारा अभिलेख यहाँ पे मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में इसमें लिखा गया है। तो उस समय यूनानी और अरामेइक, ध्यान रखिएगा, यूरान, ठीक है, यूनानी जो लोग थे, सिकंदर जो आया,
ठीक है, यूनानी भाषा का भी प्रचार किया और अरमाइक जो लिपि था उससे यूनानी भाषा का ही एक, ठीक है, पार्ट माना जाता है। कह रहा कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाया। जो भी पुरातत्वविद का मतलब है आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो भी पुराने चीज़ों का अध्ययन करता है, चाहे मैंने बताया, चाहे वो, ठीक है, मनका हो गया, मृदभांड हो गया, ठीक है, पत्थर हो गया, ठीक है, ऐसे चीज़ों का जो अध्ययन कर रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग पुरातत्वविद। अब इतना से आप लोग क्लियर हो गया कि अगर पुरातत्व अगर वैसे लोग बोला जाता है तो वे लोग उत्खनन करते होंगे, करवाते होंगे। भारत में बाकायदा आज़ादी के पहले देखिए अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कर ली गई थी, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर ली गई थी और उसी के माध्यम से भारत के अन्य जगहों पर बहुत सारे यहाँ पे खुदाई हुई और उसी खुदाई में हमें हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, उस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी पता चला। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे औजार है, हथियार है, बर्तन है, आभूषण है, सब ये देखिए पुरातात्विक स्रोत ही हैं। इसमें देखिए कुछ न कुछ यहाँ पे लिखा गया है। अगर इस लिपि को पढ़ लेंगे तो हम जान पाएंगे कि किसमें क्या लिखा है। देखिए उस समय ये मृदभांड की जो आकृति है, देखिए कितना, ठीक है, बारीकी से यहाँ पे जो पेंट किया गया है, बिल्कुल अभी वर्तमान में इसी तरीके से इसको, ठीक है, पा लिया गया है। तो यहाँ पे दिखाया गया है बाएं तरफ, ठीक है, एक प्राचीन नगर से प्राप्त यहाँ पे पात्र है, यह है लेफ्ट। राइट साइड में दिखाया गया कि 47 वर्ष पहले यहाँ पे पुरानी चांदी का सिक्का मिला हुआ है। देखिए इतना पुराना सिक्का यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है, जो बिल्कुल लग रहा है कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से आपको सुनार वगैरह के पास मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार का भी मिल जाएगा, ठीक है, अलग अलग आकृति में यहाँ पे चौकोर दिखाया गया है। कह रहा है कि सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, मिट्टी तथा धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। अब सपोज करिए कि चांदी का मिल गया, इसको कितना भी गहराई में अगर, ठीक है, अगर उसको दफना देते हैं, भांथ देते हैं, ठीक है, तो इतना आसानी से गलने वाला नहीं है, सड़ने वाला नहीं है, वो अपने मूल रूप में मौजूद रहेगा। तो जो भी पुरातत्वविद होते हैं यही करते हैं, खुदाई करवाते हैं। ध्यान रखिएगा, नीचे खुदाई बोलते हैं उसको, या इसको उत्खनन भी बोला जाता है, उत्खनन। अब उत्खनन जो होता है दो तरीके से होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि अगर किसी एरिया में अगर कोई साक्ष्य मिल गया तो पूरे एरिया को क्या किया जाता है, खोद दिया जाता है, उत्कीर्ण कर लिया जाता है, धीरे धीरे धीरे, ठीक है, बहुत महीन कार्य होता है। छोटे छोटे औजारों के माध्यम से उसे खोना जाता है। ऐसा नहीं कि आप जैसे भी मशीन ले जाके, ठीक है, आप उसे एक साथ उसको अगर खोन देते हैं तो फिर हो सकता है कि बहुत सारी वस्तुएं टूट जाए, अपने मूल रूप में मौजूद ना रहें। इसीलिए वो एक हॉरिजॉन्टल होता है। दूसरा होता है वर्टिकल, किसी पार्टिकुलर जगह पे एक गहराई तक उसकी, ठीक है, खुदाई करना। अब आइए यहाँ पे और बातों को जानने की कोशिश करते हैं कि पुरातत्वविद जानवर, चिड़िया, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं और ये सब ढूंढते हैं तो देखिए उसका पता भी लगा लेते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। आप लोग याद होगा, ठीक है, कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से इसकी लाइफ टाइम को, ठीक है, इसकी जो भी लाइफ है कि कितने दिनों का पुराना है, कितना ओल्ड एज है, इसकी आयु का पता लगा लेते हैं। फिर कह रहा है कि पांडुलिपियाँ अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब जो भी चीज़ें देखिए मिल रहा है, लिपि पता था नहीं, ठीक है, जो मिला है बहुत अधिक पढ़ा भी नहीं गया है, बाकी को पढ़ा भी गया है, हम लोग देखेंगे आगे। अभी आप लोग घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए ये सारी चीज़ें मिल रही है तो जो भी इतिहासकार है, ठीक है, पुरातत्वविदों की मदद से इसका बहुत गहन स्टडी करते हैं और तब जाके आप इतिहास पढ़ पाते हैं, वरना प्राचीन काल का इतिहास बिल्कुल धूमिल हो जाता। जैसे कि पाषाण युग क्या था, लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, अभी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। हड़प्पा काल में जो लिपि लिखी गई उसको आज तक नहीं पढ़ा गया, लेकिन फिर भी हड़प्पा काल में, ठीक है, हड़प्पा काल के बारे में वर्तमान में हम बहुत सारी चीज़ों को हम जान गए हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है, तो पुरातत्व, ठीक है, जो स्रोत हैं उसी स्रोतों के आधार पे इतिहास को लिखा गया है, जिसे कि आज आप वर्तमान में उसका स्टडी कर रहे हैं। कह रहा है अतीत एक या अनेक हो सकता है। कह रहा है कि क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है।
देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया है बहुवचन, एक से अधिक इसका रूप हो सकता है। ऐसा क्यों किया गया है? तो देखिए ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग इस अतीत के अलग अलग मायने लगाते हैं। अब सपोज करिए कि अगर कोई भी आपको साक्ष्य मिल जा रहा है, ठीक है, सपोज करिए मृदभांड मिल गया। अब एक मृदभांड को मिलने के पश्चात हो सकता है कि आप इसके बारे में, ठीक है, अगर कहा जाए कि सोचिए कुछ बताइए, तो आपका जो बताने का नज़रिया, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक, बताएंगे। दूसरे को अगर मिल रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी पुरातात्विक साक्ष्य है उसको लेके विद्वानों में एक मत्ता नहीं है, इतिहासकारों में एक मत्ता नहीं है। इसीलिए अलग अलग बुक में हो सकता है कि इसको लेके थोड़ा बहुत आपको कंट्रोवर्सी मिल जाए कि इस बुक में ये लिखा है, उस बुक में ये लिखा है। ऐसा ये बताने की, ठीक है, प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के लिए जैसे बोला गया कि पशुपालक अथवा कृषक का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज हम देखते हैं, आप देखिए, ठीक है, हमेशा है वर्तमान समय में आप करने की कोशिश करिए कि एक जो सामाजिक विविधता है, एक सामाजिक जो वर्ग विषमता है किसी भी देश में, चाहे हमारे में, देखिए कितना जाति है, धर्म है, अमीर है, गरीब है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी हम एक डाइवर्सिटी को देखते हैं, एक विषमता को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार उस समय यहाँ पे बात की जा रही है कि एक आम लोगों का लाइफ स्टाइल राजा से कितना अलग होता था। जो व्यापारी होते थे, जो शिल्प काम करते थे, ठीक है, शिल्प मैंने बताया था, बढ़ई हो गया, ठीक है, लुहार हो गया, आभूषण बनाने वाला सुनार हो गया, ये सब शिल्प वाले लोग थे जो कि छोटे छोटे, ठीक है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों का कलात्मक ढंग से उसका निर्माण करते थे। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि उदाहरण के रूप में एक अंडमान निकोबार की जगह को यहाँ पे लिया गया है कि देखिए आज भी ये लोग बिल्कुल उस आदि मानव की तरह अपना लाइफ स्टाइल जी रहे हैं जैसा कि हम लोग, ठीक है, लगभग 5000-6000 साल पहले देख चुके हैं उस पाषाण युग में, ठीक है। यहाँ पे वही सब बताने की कोशिश की जा रही है। इसके अतिरिक्त कहा जा रहा है कि एक अन्य तरह का भेद है कि उस समय शासक अपनी विजय का लेखा जोखा भी रखते थे। जो भी शासक होता था, युद्ध करने जाता था, अगर जीत जाए तो फिर वो अपना, ठीक है, गुणगान भी करवाता था, टाइम लाइन को, ठीक है, वो लिख लेता था, इस समय हम गए थे, इसको हमने हराया, इतने सैनिकों को मार गिराया, उसके इतने क्षेत्रों को ले लिया। ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सब इंडिकेट कर रहा है एक टाइम लाइन को, एक डेट अवधि को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आम लोग थे, शिकारे, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, ये तो अपने लाइफ, ठीक है, लाइवलीहुड को, आजीविका के साधन के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये लोग क्या लिखवाएंगे? इसीलिए देखिए जब भी इतिहास आप स्टडी करते हैं तो इतिहास में खासकर प्राचीन काल का इतिहास, तो आपको जो भी उस समय के जो शासक वर्ग थे उसके बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि उन्हीं लोगों के द्वारा, ठीक है, कोई न कोई प्रमाण छोड़ा गया, चाहे वो अभिलेख ही क्यों ना हो। कह रहा है कि तिथियों का मतलब आप लोग सुनते होंगे, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा बाद, इसके अलावा बीसी सुनते होंगे, ठीक है, इसके अलावा एडी, ठीक है, सुनते होंगे, इसके अलावा बीसी सुनते होंगे, ठीक है, सीई सुनते होंगे। ये सब क्या है आज मैं आप लोगों को क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। देखिए अभी तक का जो टाइम लाइन है, ध्यान रखिएगा, अभी तक के पूरा का पूरे जो टाइम लाइन को इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि पूरा का पूरा अगर मैं टाइम लाइन लूँ, जो समय क्रम है, ठीक है, 2 भाग को बांटने वाला एक यहाँ पे लाइन है, इसको 0 से इंडिकेट कर लेते हैं, सिंपल है। अब 0 से इंडिकेट करते हैं तो इसका कुछ न कुछ नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे इतिहासकारों के द्वारा इस टाइम लाइन को ईसा मसीह के जन्म को ध्यान में रखते हुए बांट दिया गया है। ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह का जन्म यही माना जाता है। अब इसके पहले देखिए जो भी घटनाएं हुई है, ठीक है, इसको यहाँ पे बोल दिया गया ईसा पूर्व। ईसा, ध्यान से देखते चलिए, ईसा पूर्व। और 0 के बाद से इधर जो घटनाएं हुई उसको क्या बोल दिया गया? ईसा बाद बोल दिया गया। ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व और ईसा बाद। तो अभी देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर जो भी घटनाएं हुई है, यहाँ तक आते 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 यहाँ पे एक समय जो होगा, ठीक है, यहाँ पे करोड़ों में आएगा, करोड़ से घटते घटते इधर लाख में आएगा, लाख से घटते घटते यहाँ पे 1000 आएगा, 1000 से 100 में आ जाएगा, संख्या में आ जाएगा, संख्या तक आते आते एक समय क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
फिर यहाँ से संख्या, ठीक है, बढ़ना शुरू हो जाएगा। संख्या होगा, ठीक है, अभी जैसे कि हम लोग 2000 में चल रहे हैं, 1000 होगा, फिर यहाँ पे आने वाले समय में लाख होगा, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे करोड़ होगा, ठीक है, ऐसे टाइम लाइन यहाँ पे बढ़ते जाएगा। तो उम्मीद है कि इतना कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ईसा पूर्व को, ठीक है, माने ईसा का जन्म के पहले जो घटनाएं हैं इसको बोलते हैं हम लोग BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, माने ईसा के जन्म के पहले। और ईसा के बाद को हम लोग बोलते हैं एनो डोमिनी, इसीलिए इसको लिख दिया जाता है AD करके लिख दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व में, ठीक है, भारत में तो BC AD से काम चल जाएगा, लेकिन जब थोड़ा बाहर की दुनिया में निकलेंगे तो इसको बोला जाता है BCE और इसको बोला जाता है CE, ठीक है। तो CE का मतलब होता है सेंचुरी इरा, ठीक है, सॉरी सेंचुरी नहीं होता है इसका, कॉमन एरा होता है, ठीक है, कॉमन एरा इसका मतलब होता है युग, एरा का मतलब युग होगा। उसी तरीके से यहाँ पे BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग BCE लिख देते हैं, या फिर ठीक है ईसा मसीह के बाद के CE लिख देते हैं। तो इसको लेके आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना आप लोग क्लियर जरूर कर लीजिएगा। यहाँ इन्हीं सारी बातों को यहाँ पे देखिए लैंग्वेज में दे दिया है जो बहुत ही अधिक कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा देखिए लास्ट में मैंने ऑब्जर्व किया है NCERT के लास्ट में कि टॉपिक से संबंधित इसको, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट करते हुए कुछ घटनाओं को यहाँ पे जिक्र किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे मिस्र के एक जगह का यहाँ पे इंडिकेट किया है कि वहाँ की जो पुरानी जो लिपि होती थी, इन लिपियों को उस समय किस प्रकार से, ठीक है, आज वर्तमान समय में, ठीक है, कनेक्ट किया गया है, इसको यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ठीक है, जैसे कि इसका मतलब क्या होता था, उस समय P होता था, इसका मतलब T होता था, इसका मतलब यहाँ पे O होता था। लिपि है उस समय मिस्र की, यहाँ पे जो लिपि है जिसको पढ़ लिया गया है, देखिए पूरा दिया हुआ है एक, ठीक है, सीक्वेंस के रूप में दिया गया है। अब इसको पढ़ के आप कोई भी अर्थ इसको निकाल सकता है जो भी होगा। तो यहाँ पे वही सारी यहाँ पे बातें दिया गया है, ठीक है। 3 यहाँ पे भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो इसी में सब मिला हुआ है, यूनानी मिला है, मिस्र लिपि है, दोनों को मिला के यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से, ठीक है, लिपि का वर्तमान समय में क्या क्या उसका मीनिंग हो सकता है। तो यहाँ पे, ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी जो यहाँ पे प्रश्न उत्तर है, देखिए यहाँ पे मैं, ठीक है, इतना समझाने के बाद मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग कर लेंगे। आलस करेंगे तो कभी भी आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। जो भी इसमें प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्नों को करने के बाद ही आप बड़े प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे कदमों से ही बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड है कि नहीं मुझे आगे चल के सिविल सर्विस की तैयारी करनी है या फिर अच्छे मार्क्स लाना है, तो फिर अभी से आपको प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका हल कीजिए। कोई भी समस्या आ रही है नीचे आप कमेंट करिए, ठीक है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को पूरी सहायता की जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।